गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश परिहार आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। ठीक है, चलिए आइए आज हम स्टडी करेंगे। कल हमने क्या स्टडी कर लिया था भाई? अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण का हम आप अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही साथ हम आप क्या अध्ययन कर चुके हैं? आयनिक यौगिक, किसे आयनिक यौगिकों का अध्ययन कर चुके हैं। आयनिक यौगिक किन्हें कहा जाता है, तो ये सारी चीजें हम आप स्टडी कर चुके हैं। और आज हमको आपको स्टडी करना है धातुओं की प्राप्ति या धातुओं की उपस्थिति। आज हमारा टॉपिक कौन सा होगा? धातुओं की उपस्थिति। तो धातुएं हमारी जो होती हैं ये प्रकृति में मुख्य रूप से दो रूपों में पाई जाती है। कुछ तो पाई जाती है स्वतंत्र अवस्था में और कुछ पाई जाती है जो है संयुक्त अवस्था में। तो धातुओं की उपस्थिति टॉपिक क्या है? धातुओं की उपस्थिति, अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो धातुएं हमारी प्रकृति में दो रूपों में पाई जाती हैं। पहला होता है स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्र अवस्था, और सेकंड होता है संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में। देखिए, जो धातुएं हमारी बहुत कम क्रियाशील होती हैं, बहुत कम क्रियाशील, जैसे हमारा हो गया सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, तो ये सारी धातुएं बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं। इसलिए ये वातावरण में हमारे पृथ्वी के भूपर्पटी में जो है किस रूप में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, या उसी को हम आप कहते हैं मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातुएं? जिन धातुओं की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, जिन धातुओं की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। स्वतंत्र अवस्था में कौन सी पाई जाती है? कम क्रियाशील, कम क्रियाशील धातुएं, कम क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी? जैसे आपका Ag यानी कि सिल्वर, Au, Pt, ये सारी धातुएं हमारी एक्सेट्रा किस रूप में पाई जाती है भैया? ये सारी की सारी धातुएं हमारी बहुत कम क्रियाशील होती है, इसलिए हमें स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं। अन्य सभी धातुएं जो मध्यम सक्रिय होती हैं या फिर उच्च सक्रिय धातुएं होती हैं, ये सब की सब धातुएं हमें जो है संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ आपकी कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, कुछ सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं, कुछ ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं, कुछ जो है हमारे क्या क्लोराइड के रूप में पाई जाती है। तो अलग अलग प्रकार से इनको प्राप्त किया जाता है। जिन धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है, कौन सी धातुएं हमारी संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? अधिक क्रियाशील धातुएं, अधिक क्रियाशील धातुएं, अधिक क्रियाशील धातुएं जैसे Na, ठीक है, पोटेशियम, आयरन, जिंक और आपका पारा, ये सब हमारा जो है ज्यादातर किस रूप में पाया जाता है भैया? किस रूप में? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाएगा भाई? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो संयुक्त अवस्था में अब ऐसा तो नहीं है कि ऐसे हमको मिल जाएगा, है ना? इसमें हमें कई सारा प्रोसेस करना पड़ता है। ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल जाता है कि संयुक्त अवस्था में बस है, गए उसको लाए और इसको अलग करके जो है धातु प्राप्त कर लिए, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, अब इसको जो है संयुक्त अवस्था में ये हमें खनिज के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है भाई? खनिज के रूप में मिलता है, मिनरल के रूप में। तो हमारा टॉपिक क्या बन जाएगा? खनिज। टॉपिक क्या हो गया? खनिज, मिनरल्स। मिनरल्स, खनिज किसको कहेंगे? समझिए बात को भैया। खनिज में जो है एक शब्द लगा हुआ है खनन। खनिज का में क्या कौन सा शब्द लगा है? खन। खन मतलब होता है खोदना। अब खोदने का मतलब तो आप जानते ही होंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनको हम भूपर्पटी से या जमीन से, मिट्टी से खोद करके निकालते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। उनको क्या कहेंगे? खनिज पदार्थ कह देंगे। तो क्या कह सकते हैं? पृथ्वी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं खनिज में हमारा क्या अवेलेबल होगा? इन्हीं खनिजों में अवेलेबल होगा जो है धातु हमारा। तो कह सकते हैं कि पृथ्वी में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, यौगिकों के रूप में
पाई जाती है खनिज कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? खनिज कहलाती है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं। ठीक ना। अब खनिज, अब मेनली हम खनिज से हम आप जो है इसको निकालते नहीं है। किससे निकालते हैं? अयस्क से निकालते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा हो जाएगा? अयस्क। अगला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? अयस्क। आर्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आर्स। अयस्क या आर्स। ठीक है, आर्स किसको कहेंगे? ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को प्राप्त करना आर्थिक रूप से आसान होता है। आर्थिक रूप से आसान होता है कहने का मतलब ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में सफलतापूर्वक हो जाता है। जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में सफलतापूर्वक हो जाता है, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। तो हम आप कह सकते हैं कि ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को प्राप्त करना आसान होता है, अयस्क कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण कम लागत में, कम लागत में आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। तो ये अयस्क हमारे कई प्रकार के होते हैं भैया। जैसे ऑक्साइड अयस्क हो जाएगा, कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा, कई प्रकार के होंगे। जैसे फर्स्ट हमारा हो जाएगा कौन सा? ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क। सेकंड कौन सा हो जाएगा? कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट से हम आप कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं, कार्बोनेट अयस्क। ठीक। सल्फाइड अयस्क। कौन सा? सल्फाइड अयस्क। और हाइलाइड अयस्क। चौथा कौन सा हो जाएगा? हाइलाइड अयस्क या क्लोराइड अयस्क। ज्यादातर क्लोराइड के रूप में मिलता है, तो क्लोराइड अयस्क। ठीक ना। तो ये हमारे क्या होंगे भाई? चार प्रकार के मेनली हमारे क्या हो जाते हैं? अयस्क हो जाते हैं। अब हम आप देख लेते हैं इन अयस्कों के कुछ एग्जाम्पल। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं और किस अयस्क में कौन सी धातु आपकी पाई जाती है उसको भी देख लेते हैं। हो गया होगा? नहीं तो आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, ऑक्साइड अयस्क। कौन कौन से ऑक्साइड अयस्क हमारे हैं उनको देख लेते हैं। क्या देखेंगे? ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क। इन अयस्कों में धातुएं ऑक्साइड के रूप में होती हैं। किस रूप में होती हैं? धातुएं ऑक्साइड के रूप में होती है। ऑक्साइड के रूप में होती है। जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। कौन सा अयस्क भैया? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट, अरे साइड हो गया, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3.2H2O। क्या कहेंगे? Al2O3.2H2O। अगला हमारा होता है आयरन का मैग्नेटाइट। आयरन का कौन सा? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट Fe2O3। क्या होता है फार्मूला? Fe2O3। फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप फार्मूला याद करने में गड़बड़ी किए तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में निष्कर्षण तो इस बार नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अयस्कों का सूत्र जरूर पूछ लेगा। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल तैयार रखिए। अगर आपका है क्यूप्राइट। कौन सा अयस्क है? क्यूप्राइट।
प्राइट, इसका होता है Cu2O। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा कौन सा है, कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क में अब ये धातु हमारी किस रूप में होंगी, कार्बोनेट के रूप में होंगी। जैसे आपका है मैलेकाइट, कौन सा, मैलेकाइट, मैलेकाइट। सूत्र होता है CaCO3 डॉट CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारा कहलाएगा मैलेकाइट। क्या कहलाएगा भैया, सॉरी Ca नहीं Cu, यहाँ पे Ca आपको बोल दिए Cu, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, मैलेकाइट नाम दे देंगे। इसी तरीके से होता है डोलोमाइट। अगला कौन सा, डोलोमाइट, डोलोमाइट। और डोलोमाइट का सूत्र होता है MgCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, CaCO3 MgCO3 और डॉट CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, डोलोमाइट कहते हैं, ठीक। चलिए अगला है हमारा सल्फाइड अयस्क। कौन सा अयस्क, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं भाई। सल्फाइड अयस्क में हमारा आ जाता है जिंक ब्लेंड, क्या, जिंक ब्लेंड, ZnS, क्या नाम सूत्र हो जाएगा, ZnS। अगला होता है सिनेबार, क्या होता है, अरे सॉरी सिनेबार कहते हैं, गैलेना। कौन सा होता है भैया, गैलेना होता है। कौन सा, गैलेना, गैलेना। PbS लेड सल्फाइड, इसको क्या कहते हैं, गैलेना नाम दिया जाता है। अब बच्चा क्या, क्लोराइड अयस्क। क्लोराइड अयस्क में हम आप देख लेते हैं कि क्लोराइड अयस्क क्या क्या होता है। कौन सा भाई, क्लोराइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क, ठीक। क्लोराइड अयस्क में हमारा आ जाता है कार्नेलाइट। कौन सा, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का सूत्र होता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। तो इससे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, मैग्नीशियम प्राप्त कर सकते हैं और पोटेशियम प्राप्त कर सकते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। इसी तरीके से आपका सिल्वर का होता है हॉर्न सिल्वर। सिल्वर का कौन सा क्लोराइड होता है, हॉर्न सिल्वर। सिल्वर का जो क्लोराइड अयस्क होता है उसको क्या कहा जाता है, हॉर्न सिल्वर। इसका फार्मूला होता है AgCl, ठीक। तो ये आपके मुख्य अयस्क हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कॉपर के अयस्क का नाम लिखिए या फिर जो है आयरन के अयस्क का नाम लिखिए, जिससे आयरन को प्राप्त करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आप इनको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, चलिए अगला। और हमारे अकॉर्डिंग चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ऑर्स, खनिज और अयस्क में अंतर। कौन सा, खनिज और अयस्क में अंतर। तो देख लेते हैं हम आप खनिज और अयस्क में अंतर देख लेते हैं भाई, कौन कौन सा अंतर होता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हम आप गलती कर बैठते हैं, सोचते हैं कि अरे निष्कर्षण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निष्कर्षण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निष्कर्षण से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है, पूछा जाएगा तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आपका पूछा जाता है। तो चलिए क्या पढ़ना है, खनिज व अयस्क में अंतर, खनिज व अयस्क में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ऑर्स। तो कॉलम बना लेते हैं, एक तरफ मिनरल्स कर लेते हैं और दूसरी तरफ जो है ऑर्स कर लेते हैं। दोनों के डिफरेंस को समझेंगे हम आप। देखिए जिन प्राकृतिक पदार्थों के रूप में हमारा धातु पाया जाता है उसको क्या कहते हैं,
मिनरल कहते हैं, उसको क्या कहेंगे हम आप खनिज कहते हैं। और जो खनिज लाभदायक होते हैं, जिनसे जो है हमको क्या प्राप्त करना आसान होता है, धातु को प्राप्त करना आसान होता है, उनको हम आप क्या कह देते हैं, उनको हम आप अयस्क कह देते हैं। तो हम आप कह सकते हैं धातुओं की प्राकृतिक अवस्था है। कौन सी? धातुओं की प्राकृतिक अवस्था। और ये क्या है भाई? ये भी प्राकृतिक अवस्था है, लेकिन आप कहेंगे ये खनिज है, खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना आसान होता है। ऐसा नहीं है कि ये भैया आर्टिफिशियल है, ये भी आपके प्राकृतिक है, लेकिन इनसे हमको धातु प्राप्त करना आसान होता है। ठीक है ना? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया दोनों का। सेकंड पॉइंट में देखते हैं। देखिए जो दूसरी बात है कि भैया बहुत से खनिजों से धातु की प्रतिशत मात्रा काफी अधिक होती है। बहुत से खनिजों में धातु की मात्रा बहुत अधिक होती है, जबकि अन्य में कम होती है। लेकिन अयस्कों में पर्याप्त मात्रा होती है। क्या होता है? कुछ में धातु बहुत अधिक तथा कुछ में बहुत कम। और इसमें क्या होगा? पर्याप्त मात्रा होती है, पर्याप्त मात्रा होती है, पर्याप्त मात्रा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है कि कुछ खनिजों में अशुद्धियां अधिक होती हैं। कुछ खनिजों में अशुद्धियां भी क्या होती हैं? अधिक होती हैं, अशुद्धियां अधिक। और इसमें क्या होगा? अशुद्धियां आपत्तिजनक नहीं, अशुद्धियां आपत्तिजनक, मतलब आपत्तिजनक कहने का मतलब यह है इतनी ज्यादा नहीं होती है कि हम आप उन अशुद्धियों को दूर नहीं कर सकते हैं। तो अशुद्धियां आपत्तिजनक नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं कि अशुद्धियां नहीं होती हैं, अशुद्धियां तो होंगी ही, लेकिन उन अशुद्धियों को दूर करना बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, इसलिए अशुद्धियां आपत्तिजनक नहीं होती है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निष्कर्षण के लिए सभी का उपयोग नहीं, निष्कर्षण में सभी का उपयोग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। और इसमें भैया सभी का उपयोग किया जाता है, सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब जहां तक हमारी समझ में है कि आपको आगे का टॉपिक जो है धातुओं का निष्कर्षण, वो आपको स्टडी नहीं करना है। और अगर आपको इस बार उसकी स्टडी नहीं करना है तो समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। जितना आपको स्टडी करना था इस चैप्टर में हमने आपको उतना पढ़ा दिया है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।